हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मैसॉन्स। तो प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे हमने। ओके। जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हमने बच्चों बताया आपको, और अ, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या काम करते हैं उनके बारे में बताया। तो लॉजिकल अप्रोच के बारे में बच्चों हमने जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ लेक्चर सीरीज तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों। तो इस लेक्चर में फिर हम सिलेबस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और पॉइंट्स निकल के सामने आए हैं, उनको हम आपके सामने बताते हैं बच्चों। तो कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं बच्चों। चलो देखो, द एनी अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एल्कली। कोई भी अमोनियम का सॉल्ट लोगे, वो एल्कली के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस देता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या समझे बच्चों? कोई भी अमोनिया का सॉल्ट ले लो, अमोनियम का सॉल्ट ले लो, और वो स्ट्रॉन्ग एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली का मतलब है एल्कली बेस कौन कौन से होते हैं? NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल के जो बेस होते हैं उसको हम अल्कली बेस बोलते हैं। ठीक है, उन बेस की प्रेजेंस में अमोनियम सॉल्ट अमोनिया गैस रिलीज करता है। क्या मतलब है बच्चों? अच्छा, इस तरीके के पॉइंट्स कौन से चैप्टर्स में काम आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों? तो जनरली जब एडवांस में हम अगर बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस की, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एडवांस के अंदर, पैराग्राफ वाले। ठीक, तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में हमें समझ नहीं आता है बच्चों कैसे क्वेश्चन करना है। अच्छा, क्या समझ नहीं आता है? तो हमें क्या है, उसमें क्लू नहीं मिल पाता है कि रिएक्शन को कहां से स्टार्ट करें, क्या चीज, कौन सी गैस निकाल ली है, कौन सा कलर आएगा, कौन से कलर से कौन सा कलर सॉल्यूबल हो जाएगा, कौन सा सॉल्ट सॉल्यूबल हो जाएगा, कौन सा आयन सॉल्यूबल हो जाएगा। ये सारी बातें कनेक्ट करनी होती हैं। तो इन सारी बातों को कनेक्ट करके हम रिजल्ट्स निकालते हैं, और उसके बेसिस पर हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज द पैटर्न ऑफ एडवांस क्वालिटेटिव एनालिसिस रिएक्शन मैकेनिज्म इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? तो इसके लिए बच्चों हमें पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं। तो ये अपने पास पॉइंट था क्या? एनी अमोनियम सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो एक दो एग्जांपल्स ले लिए। अमोनियम क्लोराइड किसका एग्जांपल है? अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम सल्फेट एल्कली बेस के साथ, एल्कली बेस, ये देखो एल्कली बेस है, कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सोडियम अल्कली मेटल है, और इनके बेस एल्कली बेस है। इसके साथ क्या बनता है? अमोनिया गैस बनती है। बहुत सिंपल हो गया, इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला। तो नाइट्रोजन के नीचे जो एलिमेंट आता है बच्चों, वो फास्फोरस है। और फास्फोरस का जो आयन होता है, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन का जो आयन है विच इज कॉल्ड अमोनियम आयन, फास्फोरस का आयन होगा फॉस्फोनियम आयन। फॉस्फोनियम आयन का सॉल्ट, ठीक, तो फॉस्फोनियम सॉल्ट बोलेंगे। तो फॉस्फोनियम सॉल्ट भी एल्कली मेटल के साथ फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करता है, जिसे PH3 बोलते हैं। जिस तरीके से NH3 निकलती है, उसी तरीके से फॉस्फीन गैस भी निकलती है। आई थिंक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एक एग्जांपल इसका भी दे रखा है। कहा गया, यहां पे अगर हम बात करें, मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, PH4I, ये एग्जांपल है बच्चों। तो PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड ले लिया अगर हमने, तो एल्कली बेस के साथ फॉस्फीन गैस निकालता है। तो अगर कहीं पर फॉस्फीन गैस की बात आए, अमोनिया गैस की बात आए, तो आपको एकदम से चेक करना है अमोनियम सॉल्ट और फॉस्फोनियम सॉल्ट। ओके। अब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे बोलता है बच्चों, अमोनिया गैस रिलीज हो गई, तो अमोनिया गैस रिलीज हो गई एल्कली के साथ, एल्कली बेस के साथ, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अमोनियम का सॉल्ट होगा, तभी ऐसा होता है। अब अमोनियम का सॉल्ट गैस कर लोगे, तो चार ऑप्शन में वो ऑप्शन तो काट सकते हो जो अमोनियम का सॉल्ट नहीं है। इट मींस इसी लॉजिकल अप्रोच से आपको क्वेश्चंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली फॉस्फोनियम का कोई सॉल्ट है और फॉस्फीन गैस निकल रही है, तो आप गैस कर सकते हो सॉल्ट किसका होगा? फॉस्फोनियम का होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कुछ पॉइंट लेते हैं बच्चों, इसी तरीके से सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं पॉइंट वाइज। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर सकते हो, तब तक मैं दूसरे पॉइंट बोर्ड पे लिखता हूं। ओके बच्चों,
तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को समझते हैं बच्चों। क्या पॉइंट है बच्चों ये? मेटल नाइट्राइड। अच्छा, नाइट्राइड क्या होता है? जहां पे आईडीई लगा होता है, एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज, उसको बोलते हैं मेटल नाइट्राइड। तो मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर भी अमोनिया गैस आती है। एक और तरीका मिल गया अमोनिया गैस पता करने का। अमोनिया गैस बहुत तरीकों से आती है, लेकिन अमोनिया गैस जिस जिस तरीकों से आती है, उस वो किस तरीके से आती है उसका बैक सोचना है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन सीधा नहीं मिलेगा आपको एडवांस में, हमेशा बैक से सोचना पड़ेगा आपको। कैसे? अमोनिया गैस मिल रही है, हाइड्रोलिसिस से मिल रही है, तो किसके हाइड्रोलिसिस से अमोनिया गैस मिलती है ये सोचना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो मेटल नाइट्राइड अगर आपके पास है तो उसके हाइड्रोलिसिस से अमोनिया गैस मिलती है। समझ पा रहे हो बच्चों? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नाइट्राइड क्या होते हैं? नाइट्राइड का मतलब N-3। किसी पे भी नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है तो उसको नाइट्राइड बोलते हैं। N-3 को नाइट्राइड बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों जरा ध्यान दो, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, अगर मैं इसके फॉर्मूले बताऊं कैसे बनती हैं, तो यू नो दैट मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, 10th पढ़ा है आप सबने। नाइट्राइड पे -3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। तो बच्चों Mg, Mg के पास कितना आ गया इधर 3 और N के पास आ गया 2, तो Mg3N2 इज अ नाइट्राइड। इस तरीके से आप नाइट्राइड का फॉर्मूला तो लिख ही सकते हो ना, 10th में पढ़ा रखा है बच्चों। वेरी गुड। तो इसी तरीके से एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है बच्चों +3 और नाइट्राइड पर होता है -3, दोनों चार्ज बराबर है तो बस जोड़ के लिख दो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। वेरी गुड। तो आप क्या समझे, कोई भी मेटल का नाइट्राइड ले लो, उसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, अमोनिया गैस निकलेगी। समझ पा रहे हो बच्चों? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कराने पर अमोनिया गैस निकलती है, इस बात को याद रख लेना। अच्छा, नाइट्राइड जिस तरीके से नाइट्रोजन वाली चीजें चलती हैं, उसी तरीके से थोड़ी बहुत फास्फोरस वाली चीजें भी चलती हैं। तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, तो जिस तरीके से नाइट्राइड होता है उस तरीके से फॉस्फाइड भी होगा। तो मेटल के फॉस्फाइड ले लो, उनका हाइड्रोलिसिस करो तो ऑब्वियसली कौन सी गैस निकलेगी? फॉस्फीन निकलेगी। ये प्रॉपर्टीज में अमोनिया की और फॉस्फीन की एक साथ पढ़ाता हूं, जिससे क्या है बच्चों को याद हो जाती है। तो नाइट्राइड से अमोनिया और फॉस्फाइड से फॉस्फीन गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक समझ पाए होगे बच्चों। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या समझे? नाइट्राइड से अमोनिया गैस निकलेगी अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर। अगर वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इज इट क्लियर बच्चों? तो मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करोगे अमोनिया गैस, मेटल फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे फॉस्फीन गैस निकलती है। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। वेरी शॉर्ट बढ़िया सा पॉइंट है, इसको याद रखना। एक एक पॉइंट आप याद करते चलोगे, धीरे धीरे आपका बैकअप बन जाएगा और आपसे क्वेश्चन होने चालू हो जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों इसी में होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे ना रिएक्शंस को रटते हैं। रटना नहीं है, फैक्ट को याद करना है कि इससे ये होता है, अब इससे रिलेटेड कितनी भी चीजें आ जाए मैं कर दूंगा, ऐसे वाली थॉट प्रोसेस रहेगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान में, इसको फटाफट से नोट करो। मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, और नेक्स्ट फैक्ट समझो बच्चों। हमेशा याद रखना एक और पॉइंट जो है, ये हमेशा याद रखना है। क्या पॉइंट है बच्चों? कि जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर के मेटल्स हैं। जिंक और एल्यूमिनियम कैसे मेटल्स हैं बच्चों? एम्फोटेरिक नेचर के मेटल्स हैं। एम्फोटेरिक का मतलब है रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। इज इट क्लियर? ठीक, ऐसे मेटल्स हैं ये, जिंक और एल्यूमिनियम को दिमाग में सेट कर लो, ये एम्फोटेरिक मेटल है। ये एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। कौन सी गैस लिबरेट करते हैं? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, तो बहुत बढ़िया। जिंक और एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम AlCl3 बना लेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो साइड रिएक्शन है। हमें एक पॉइंट याद रखना है, हाइड्रोजन गैस।
मतलब जिंक और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर है, तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। तो ये गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी गैस आ रही है, मैं हमेशा जोर देता हूं बच्चों को, कौन सी गैस आ रही है और वो किससे आ सकती है, इसको रिलेट करना सीख जाओ। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिस तरीके से ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स आप रिलेट करके प्रोडक्ट लिख देते हो, उसी तरीके से इनऑर्गेनिक को रिलेट करके गैसेस से, कलर से रिलेट करके आंसर लिख दो। एज सच, एज सिंपल। यस और नो? बहुत इजी है। ठीक है, जरा देखो, एसिड से रिएक्ट करा, AlCl3 बना, ZnCl2, Zn लेंगे तो ZnCl2 बनेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अच्छा, NaOH से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2, NaAlO2। ये याद रख लेना। इसमें तो नॉर्मल सॉल्ट बन जाता है, इसमें ऑक्सीजन का सॉल्ट बनता है NaAlO2, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अल्टीमेट आंसर क्या है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कहीं भी फंसा के पूछी जा सकती है। जिस रिएक्शन में मैं इंपॉर्टेंट रख दूं वो तो याद करनी ही करनी है बच्चों, समझ गए? वो रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो कहीं भी फंसा के आपसे पूछी जा सकती है। तो नोट करो फटाफट से इस रिएक्शन को, फिर मैं दूसरी रिएक्शन, दूसरे कंसेप्ट को बोर्ड पे लिखता हूं, जल्दी से नोट करो। ओके बच्चों, तो बोर्ड पे आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, मतलब इसको ना मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लो इन दोनों रिएक्शन को। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस और एडवांस दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये। क्या रिएक्शन है, ध्यान से समझो, रटना भूल जाओगे। ध्यान से समझना है कि मैं फैक्ट क्या बताना चाह रहा हूं। एक्चुअल में जो मैं बोलता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अर्जी फर्जी बातें लिख के, बोर्ड भर के और कॉपियां भरवा के कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पा रहे बच्चों से इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, तो कॉपी भरवाने से कोई फायदा नहीं। देखो जरा इस कंसेप्ट में देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूं। ऐसा कोई भी सॉल्ट आ जाए या कोई भी आयन आ जाए जिसके अंदर नाइट्रोजन हो, ऐसा कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन आ जाए जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ऐसा कोई भी आयन आ जाए जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और वो बेस से रिएक्ट कर जाए और उसके साथ जिंक या एल्यूमिनियम में से कुछ लिया गया हो, ये जरूरी है। जिंक या एल्यूमिनियम में से कुछ, कोई भी चीज ली गई हो। क्या बोला, जिंक और एल्यूमिनियम में से कोई भी चीज ली गई हो और ऐसा कोई सॉल्ट हो जिसमें नाइट्रोजन हो, वो बेस के साथ रिएक्ट करके फिर से अमोनिया दे देता है। देख रहे हो बच्चों, मैं अमोनिया के कंसेप्ट्स लेके आया हूं। अमोनिया बार बार निकल रही है। अमोनिया एक ऐसी गैस है जो क्वेश्चन में बच्चों को फंसा के रख देती है। बच्चे सोचते हैं यार कभी किसी में अमोनिया निकल जाती है, कभी किसी में अमोनिया निकल जाती है, हम कैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें। तो मैं कहता हूं बच्चों, फैक्ट को माइंड में रखो। अगर फैक्ट को माइंड में नहीं रखोगे तो बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी, तुम कंफ्यूज होके खत्म हो जाओगे, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन सॉल्व ना होगा तुमसे। समझ पा रहे हो क्या मैं बताना चाह रहा हूं, कि अमोनिया गैस निकलेगी, कब निकलेगी, अगर जिंक और एल्यूमिनियम ले लें, ये भी एक कंडीशन है, और किसी भी सॉल्ट के अंदर नाइट्रोजन हो। देखो यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है। क्या ये चार ही हो सकते हैं? मैं कहूं कितने ही सॉल्ट्स आ जाएं, उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए, तो अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है बच्चों, अगर वो जिंक और एल्यूमिनियम के साथ ले और बेस के साथ ट्रीट करा दे तो अमोनिया गैस देखते ही इनमें से कोई भी सॉल्ट हो, आप गैस कर सकते हो, टिक कर सकते हो ऑप्शन पे कि नाइट्रोजन तो होना जरूरी है। अब नाइट्रोजन वाले सॉल्ट मार्क कर लिए क्वेश्चन के अंदर, मान लो दो ऑप्शन कट गए, अब दोनों नाइट्रोजन सॉल्ट में से कौन सा लगाएंगे टिक, तो उसके लिए कुछ अदर अदर इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, उसको मैच करो, आंसर लगा दो, क्वेश्चन गलत ना होगा। अगर सारी चीजें सही से आप फॉलो करते रहोगे तो एडवांस छोड़ो, आप इनऑर्गेनिक के चैंपियन बन जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। यस और नो? बहुत बढ़िया। तो
बहुत सिंपल है, समझ गए। इसमें अभी एक और बात बताऊंगा। अच्छा, SO3 के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, SO3 के लिए नोट कर सकते हो, SO3 डबल नेगेटिव के लिए अगर आप जिंक और एल्यूमिनियम लेते हो और एसिड के साथ ट्रीट कराते हो तो H2S गैस निकलती है। SO3 डबल नेगेटिव के लिए जिंक और एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट कराते हो एक्वस HCl में तो H2S गैस निकलती है। H2S गैस की स्मेल याद रखने ला, रोटन एग होती है, सड़े हुए अंडे की तरह। ठीक, रोटन एग स्मेल होती है H2S की। तो स्मेल का नाम, इसमें किसकी स्मेल आ रही है, कौन सा सॉल्ट बन रहा है, हर एक पॉइंट, कौन कितना सॉल्युबल है, किसकी सॉल्युबिलिटी होगी, किसकी नहीं होगी, ये बातें इंफॉर्मेशन बड़े काम की होती हैं। और बच्चा इन्हें याद करने की कोशिश करता है तो याद नहीं होती है। लेकिन याद कैसे होंगी, जब सिस्टमैटिकली सारी चीजें चलेंगी, और सिस्टमैटिकली किताब में लिखी नहीं होती है, सिस्टमैटिकली किताब में लिखी नहीं होती है, सिस्टमैटिकली हमने बनाई है। किताब पढ़ने बैठोगे ऐसे सिस्टम से नहीं लिखी होंगी बुक में बातें, समझ पा रहे हो। तो सिस्टमैटिकली आप अगर चीजें याद करोगे तो याद होंगी। अगर किताबी फॉर्मेट में याद करते रहोगे तो कभी जिंदगी में याद ना होंगे। क्लियर हो गया, तो बहुत बढ़िया। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि सर आपने यहां तो बेस ले लिया और यहां पे एसिड ले लिया, इसका क्या लॉजिक है। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है कि दोनों रिएक्शंस के अंदर आपने एक में तो बेस ले लिया है, एक में एसिड ले लिया है, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैं इसके लिए लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि लॉजिकल चीजें बहुत जरूरी हैं। क्योंकि बनने वाली चीज अमोनिया है और अमोनिया खुद एक बेस है, समझ पा रहे हो। बनने वाली गैस अमोनिया है और अमोनिया खुद एक बेस है। और अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन में एसिड ले लेता तो एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता, अमोनिया गैस ना निकल पाती, इसलिए यहां पे बेस लिए गए। नीचे आ जाओ, H2S एक एसिडिक गैस है, एसिडिक नेचर रखती है। अगर मैं बेस ले लेता तो H2S अपना H प्रोवाइड कर देती और H2S गैस बन ना पाती, यस और नो। इसलिए इस केस में हमें एसिड लेना पड़ा। आई थिंक आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाले केसेस में हमने बेस क्यों लिया और नीचे वाले सल्फर वाले केस में हमने एसिड क्यों लिया। क्योंकि सल्फर से H2S गैस बनेगी, नाइट्रोजन से अमोनिया गैस बनेगी, अमोनिया गैस बेसिक नेचर की होती है, और अगर बेस के साथ एसिड ले लिया तो अमोनिया का सॉल्ट बन जाएगा और अमोनिया गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमारा जो रिलेशन है वो तो बन नहीं पाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों रिएक्शन की बहुत सारी इंपॉर्टेंस क्या है। फटाफट से बच्चों इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको बोर्ड पे लिखता हूं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इतने में आप इसको नोट करो। ओके बच्चों, कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपके सामने इंपॉर्टेंट, देखो इन कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझो। एक नोट मैंने लिखवाया, हमेशा याद रखो, concentrated H2SO4, concentrated HCl is a powerful dehydrating agent। हमेशा याद रखना, concentrated H2SO4, concentrated HCl दोनों के दोनों एक पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बच्चों क्या लिखा है बच्चों, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। याद रखना बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट निकलती है इसमें से। ठीक, तो क्या समझे बच्चों, आगे से याद रखोगे H2SO4 और HCl का कंसेप्ट क्या है, इट इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक, पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये बच्चों। तो यहां पे बच्चों ठीक है बच्चों, यहां पे बच्चों क्या होगा, H2O निकलेगा, पावरफुल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। जरा ध्यान दो बच्चों, बहुत सिंपल है, मैं प्रोडक्ट लिखता हूं। H2 यहां से गया, एक O यहां से गया, तो 2 तो कार्बन बचे और 3 ऑक्सीजन बचे, हाँ ना बोल दो। ठीक है, क्या समझे बच्चों कि मॉइस्चर H2SO4 है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया मतलब H2O बाहर निकला है, तो
H2O, तो 2C और 3O बचे, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? एक C और एक O से तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और दूसरे C और 2O से CO2 बनेगी, तो दिस विल बी द आंसर। याद रखोगे, कितना सिंपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 बन गई बच्चों, बहुत बढ़िया। यहां से देखो क्या बनेगा, यहां से H2O निकालना है, 2H और एक O, H2O, तो बची क्या? CO, तो क्या बन गई बच्चों? CO बन गई, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। हाँ ना बोल दो, कितना सिंपल है अगर कंसेप्ट पता है तो। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं पता होगा पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन ऐसे रटोगे। देखो कई बच्चे ऐसे रटेंगे, अच्छा H2C2O4 की रिएक्शन आ गई तो CO प्लस CO2 बन जाएगा। इस तरीके से नहीं रटी जाती चीजें, लॉजिकल समझो ना। पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो उसका कंसेप्ट लगा दो यार, लॉजिकल सोचो, आंसर आएगा। ठीक, ओके, वेरी गुड। तो जरा ध्यान दो, इसमें देखो, इसमें H2SO4 निकाल दो, यहां से H पूरा निकलना है, पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ये 4H है, यहाँ पे कितने H हैं? 4H हैं। जरा देखो बच्चों, 4H का मतलब 2H2O निकलना चाहिए। कितने H2O निकलना चाहिए? 2, क्योंकि 4H तो तभी होंगे ना जब 2H2O निकलेगा। ठीक, तो 2H2O निकलेंगे, तो जरा ध्यान दो, एक कार्बन बचेगा, वेरी गुड, और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो 1 2 इधर से कार्बन बचे, तो 3 कार्बन टोटल बचे, और 2 ऑक्सीजन बचे, वेरी गुड। 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन का एक वेरी स्पेशल कंपाउंड होता है C3O2। क्या कंपाउंड होता है बच्चों? याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पे कंपाउंड होता है C3O2। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों, 3 कार्बन ऐसे जोड़ दो और 2 O ऐसे लगा दो। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी ना किसी बुक में अगर आप पढ़ते हो तो ये स्ट्रक्चर देखा होगा, ये स्ट्रक्चर देखा होगा। अगर मेंस का पेपर मैं बनाता तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता कि इससे बनने वाले प्रोडक्ट के कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होंगे बता दो। ये मेंस का बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, और बच्चा पढ़ के नहीं आएगा मेंस में और ये चीज उसको दिक्कत दे जाएगी। क्या समझे बच्चों? इससे बनने वाले कंपाउंड के कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बता दो। तो क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है? तो बच्चों बताओ, ये sp है, ये भी sp है, और ये भी sp है। ऑल द 3 कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बन सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ भी बने बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट्स पे कमांड होनी चाहिए। अगर कमांड नहीं होगी तो दिक्कतें क्रिएट होंगी, और दिक्कतें क्रिएट होंगी तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक ही सीधी सीधी कनेक्शन है दिक्कत से। ठीक, अगला देखो, अगले में क्या है, ये भी रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्लूकोज है ये, C6H12O6 है बच्चों। C6H12O6, H2SO4 इसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और सिर्फ सारे के सारे कार्बन दे देगा, सारे के सारे कार्बन दे देगा। मुझे बताओ सारे के सारे कार्बन कैसे दे देगा? जरा ध्यान दो, 12H हैं, तो 12 का आधा 6, मतलब एक H2O में 2 हाइड्रोजन लगते हैं, तो 6 में 12 लगेंगे। तो अगर हमें 6 H2O बनाने हैं तो ऑक्सीजन कितने चाहिए? वो भी 6 चाहिए। मतलब ये चीज सारी H के आधे ऑक्सीजन है, तो मतलब ये H2O निकलने में लग जाएगा, या इसमें बोल दो, तो बचेगा क्या? सिर्फ कार्बन। तो आंसर आ गया 6C। कुछ नहीं रटना पड़ा, यस और नो। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन के आधे ऑक्सीजन है, तो ये सब तो वाटर में कन्वर्ट हो गया। जब ये सब वाटर में कन्वर्ट हो गया तो बचा कार्बन, तो कार्बन का मतलब 6 कार्बन आ गया। और इस चीज को बोलते हैं चेरिंग एक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? चेरिंग एक्शन। तो चेरिंग एक्शन का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कंबशन, एक होता है बर्न। दोनों में फर्क है। एक होता है बच्चों कंबशन और एक होता है कंप्लीटली बर्न। कंबशन में तो CO2 गैस निकलती है, वाटर निकलता है, आपने पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन के कंबशन में CO2 और वाटर निकलता है, लेकिन किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली बर्न करने पर सिर्फ कार्बन ही बचता है, यस और नो? तो ठीक, अगर आप इस रिएक्शन का कंबशन करोगे
O2 की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, लेकिन अगर आप H2SO4 डाल दोगे तो सारे के सारे कार्बन बचेंगे, ब्लैक कलर के, कार्बन ब्लैक होता है। इसको बोलते हैं कंप्लीटली बर्न, जलना, हिंदी में बोल सकते हैं जलना, नॉट कंबशन। कंबशन जलना नहीं होता है, बर्निंग नहीं होती है, वो इनकम्प्लीट बर्निंग बोल सकते हैं उसे हम। तो मेरे ख्याल से बच्चों जितनी भी बोर्ड पे बातें लिखी मैंने एक एक बात समझा दी आपको, ये कहीं ना कहीं लग सकती है, यस और नो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हर बात समझ लोगे तो कहीं से भी आए कनेक्ट करके क्वेश्चन कर दोगे, यस और नो। जल्दी से नोट करो इन बातों को। एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है इस वीडियो का, उससे भी लिख के समझाते हैं, फिर बाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ आएंगे, हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट्स नेक्स्ट वीडियो का टाइटल है। इस वीडियो में जो कंसेप्ट्स हैं, एक कंसेप्ट और बचा है, फटाफट से नोट करो। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके बोर्ड पे लिखा है, फिर से मैं बोल देता हूं, मेरा यार कोई कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट ना हो वो तो हो ही नहीं सकता। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये भी आपके बोर्ड पे बहुत बढ़िया और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको सामने है। इसको समझते हैं बच्चों, इस कंसेप्ट को समझो। यहां पे जो बात लिखी है बच्चों वो है साइनाइड सॉल्ट। साइनाइड सब बच्चे समझते हो, सीएन को बोलते हैं। सीएन को क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं। अब साइनाइड सॉल्ट सिंपल ले लो, कॉम्प्लेक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला बच्चों? साइनाइड का सॉल्ट आप सिंपल सॉल्ट ले लो, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कंसेप्ट चलेगा। वेरी गुड। तो केसीएन, जल्दी से बोलो, सिंपल सॉल्ट है यार, ओनली केसीएन ही तो है। ये ब्रैकेट वाले सॉल्ट कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। कैसे सॉल्ट होते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे अलग बात होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे अलग बात होगी। डाइल्यूट H2SO4 से टॉक्सिक वेपर्स आती हैं। कैसी वेपर्स आती हैं? टॉक्सिक वेपर्स HCN की आती हैं। तो याद रखना बच्चों, अगर कोई भी साइनाइड का सॉल्ट है, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, अगर डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो HCN की वेपर्स आएंगी। किसकी वेपर्स आएंगी बच्चों? HCN की वेपर्स आएंगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। देखो, इसकी रिएक्शन कराने पर साइड प्रोडक्ट बहुत सारे आ सकते हैं। मैं तो कहता ही नहीं साइड प्रोडक्ट्स याद रखो, वो बात तो याद रख लो जिससे कनेक्ट करोगे एग्जाम में, क्वेश्चन सॉल्व कराने की गारंटी है मेरी। वो बात याद रखनी है। तो बात क्या है? अगर सॉल्ट ले लिया साइनाइड का, देखो यहां भी साइनाइड आ रहा है, यहां भी साइनाइड आ रहा है, कोई सा भी, इसके अलावा भी कोई सॉल्ट आ जाए तो मैं सारे सॉल्ट थोड़ी लिखूं, देयर आर मेनी नंबर ऑफ सॉल्ट्स, यस और नो। बहुत बढ़िया। तो डाइल्यूट H2SO4 तो HCN की वेपर आएंगी विच इज टॉक्सिक इन नेचर। और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वेपर्स आएंगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड की वेपर्स कब आएंगी? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेने पर। डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो HCN की वेपर्स आएंगी। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपको समझ में आ गया बच्चों, सिंपल सा पॉइंट है। आज की वीडियो में मैंने काफी सारे कंसेप्ट बताए आपको। जितने भी कंसेप्ट बताए सीरियल से आप अपनी कॉपी में नोट करें, उनको दिमाग में रखें, एडवांस में काम देंगे। जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं बच्चों, अब एडवांस में काम देंगी। एडवांस का पेपर आने वाला है, उसमें तो काम देंगी ही देंगी। इस साल जो बच्चे शुरू करें हैं तैयारी करना अगले साल के लिए, अगले साल के एडवांस के लिए, तब तक तो बच्चों इतना मटेरियल आ जाएगा कि हमारा चैनल देखने के बाद आपको दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मटेरियल किसी भी चैनल पर मौजूद नहीं है। हम आपको एक्सट्रीम एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे चैनल को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, सिर्फ हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल दे रहे हैं और जेन्युइन मटेरियल है। जेन्युइन मटेरियल का मतलब होता है जेन्युइन, ये नहीं है कि इसमें कुछ भी हल्का फुल्का पढ़ा दिया और हो गया, ऐसा नहीं पढ़ाना है। बिल्कुल जेन्युइन मटेरियल है और मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। और मज़ा
तभी आता है जब सिलेक्शन हो जाता है। तो कीप इट अप बच्चों, इसको पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे बच्चों हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट्स, जितने भी हीटिंग इफेक्ट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉसिबल हो सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे हीटिंग इफेक्ट्स आपके दिमाग में सेट कर दूं। तो अगली वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना, और इस वीडियो को आप शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यही हमारे लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।